दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और भू राजनीति की दृष्टि से भारत को बड़े झटके लग रहे हैं। यूं तो दक्षिण एशिया में भी उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है, मगर पश्चिम एशिया तो जैसे उसके हाथ से ही निकल गया है। और ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की एक के बाद एक चूक से। पहली चूक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल से हाथ मिलाकर की थी। ऐसा करके उन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान कर डाला है। उनके इस एक कदम से पूरे पश्चिम एशिया में भारत की स्थिति कमज़ोर हो गई है और पाकिस्तान को अपने प्रभाव का विस्तार करने का मौका मिल गया है। मगर अब सऊदी अरब और तुर्की के साथ पाकिस्तान ने जो मक्का डिफेंस पैक्ट किया है, उससे तो पूरी भू राजनीति ही बदलती दिख रही है। इस पैक्ट से पाकिस्तान और मजबूत होकर उभरा है। यही नहीं, उसने अपने लिए ऐसी गोलबंदी भी कर ली है कि अब भारत उस पर हमला करने की सोच भी नहीं सकता। सवाल उठता है कि क्या मोदी सरकार की कूटनैतिक एवं रणनीतिक गलतियों की वजह से कश्मीर का मामला और नाजुक हो सकता है? क्या पाकिस्तान अब ज़्यादा चालाकी से कश्मीर कार्ड खेलने की स्थिति में नहीं आ गया है? क्या भारत ने ईरान को हमेशा के लिए खो दिया है? चाबहार बंदरगाह क्या हमारे हाथ से पूरी तरह निकल गया है? क्या पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान के ज़रिए मध्य एशिया में जाने की योजना हमेशा के लिए खटाई में पड़ गई है? क्या इजराइल को हथियारों की सप्लाई करके मोदी सरकार ने इस्लामी दुनिया में भी भारत की विश्वसनीयता को ख़त्म कर दिया है? फिर अमेरिका पर भरोसा किया नहीं जा सकता और रूस का भरोसा हमने अगर पूरी तरह से नहीं खोया है तो कम तो कर ही लिया है। ये भी साफ है कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। कूटनीति और भू राजनीति में ये नुकसान भारत को किस तरह से भारी पड़ सकता है? क्या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता बचा है जिससे हालात को संभाला जा सकता है, या उसने कभी ठीक न होने वाला डैमेज कर डाला है? जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रवीण साहनी हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। प्रवीण जी, बात बोलेगी में आपका स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वेस्ट एशिया में एक बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, डिफेंस पैक्ट हुआ है, जिसे मक्का डिफेंस पैक्ट कह रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब शामिल हैं और इसके एक्सपेंड होने की भी काफ़ी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये इसको अगर हम भारत के नज़रिए से देखना चाहें, बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक बड़ा झटका है कि आप मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में आपकी एक हैसियत होती थी। पहले ना आपने इजराइल से हाथ मिलाया, उससे आपको नुकसान हुआ, और अब एक दूसरे तरह का वहाँ सिक्योरिटी आर्किटेक्चर खड़ा हो रहा है, उसमें आप कहीं नहीं हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया अपने मंच पर। देखिए, ऐसा है कि जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने किताब लिखी है वाई भारत मैटर्स, और उसमें एक पूरा चैप्टर है जिसमें जिक्र है नियर नेबरहुड की। तो ये जो वेस्ट एशिया है, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि ये झटका है हमारे लिए, ये एक सिग्नल है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी तक गलत है। हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को ठीक करना है। इसको मैं इस तरीके से देखूँगा। अब जहाँ तक ये अग्रीमेंट का सवाल है, तो देखिए, मैं ये इस पे आता हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहूँगा कि आप इसे झटका क्यों नहीं मान रहे हैं। क्योंकि ये जब वार शुरू हुई थी ईरान के खिलाफ, अमेरिका और इजराइल की, और ठीक उसके पहले हमारे प्रधानमंत्री वहाँ गए थे और उन्होंने एक तरह से हामी भर दी थी नेतन्याहू को। और फिर जो वार जिस तरह से आगे बढ़ी और ईरान एक तरह से विजेता दिख रहा है, उसमें ये माना गया कि जो गेम हमारे प्रधानमंत्री खेलना चाहते थे वो तो हार गए, और अब ये जो दूसरा फेज़ आ रहा है वो भी हमारे अनुकूल नहीं है। तो इसे झटका आप क्यों नहीं मानते? देखिए, ऐसा है, जिसमें आपसे कह रहा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी मोदी सरकार की गलत है। प्राइम मिनिस्टर को 25 फरवरी को 28 फरवरी को जंग शुरू हुई है वेस्ट एशिया में। इज़राइल नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि इज़राइल जाने का मतलब ये हुआ प्राइम मिनिस्टर का कि हम शामिल हो गए इस लड़ाई में एक साइड पर, और वो साइड जो है वो हारी साइड है। और जहाँ तक इस जंग का ताल्लुक़ है, देखिए, ये जंग जो कि अमेरिका और इज़राइल ने करी थी धोखे के साथ ईरान के ऊपर, ये 8 अप्रैल को ही ख़त्म हो गई थी। जब पहला फेज़ हुआ था एयर कैंपेन का अमेरिका की, उसके बाद ख़त्म हो गई थी। अब आप वही बात को दोबारा करते रहिए, नतीजा अलग नहीं आएगा।
अच्छा, इससे क्या हासिल हुआ है, एक बहुत बड़ी बात हो गई है। वो बड़ी बात क्या हुई है कि हम जो बातें करते रहते हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, एक नई सोच आ रही है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, दुनिया में 3 बड़ी ताकतें हैं, एक नहीं है, अब अमेरिका भी है, चाइना भी है, रशिया भी है। तो उसकी जो सोच थी, उस सोच में एक ख़ास बात थी जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। ये थोड़ा-सा बताना ज़रूरी है। कलेक्टिव सिक्योरिटी का मतलब ये है कि आपका और मेरी प्रॉब्लम्स हैं, 2 तरीके से ये हल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकता है कि हम आपस में बैठ के बातचीत करें और देखें कि जो मेरी प्रॉब्लम है और आपकी प्रॉब्लम है, दोनों जो है कॉम्प्रोमाइज़ से सुलझाई जा सके। उसको कलेक्टिव सिक्योरिटी बोलते हैं। दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है सिक्योरिटी की, मुझे वो पूरी मुकम्मल करनी है, आपकी जो सिक्योरिटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। सो इट विल बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सिक्योरिटी। तो उसमें जंग होती है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये एक नई सोच है जो कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्बास अरागची। ये देखिए, इन्होंने अप्रैल और मई के महीने में दौरा किया था रशिया का। अप्रैल में ये रशिया गए थे, जहाँ ये प्रेसिडेंट पुतिन से मिले सेंट पीटर्सबर्ग में। उसके बाद चाइना गए, वांग ही से मिले, उनके विदेश मंत्री से। उसके बाद वापस आए। उसके बाद उन्होंने 29 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट करी थी अब्बास अरागची ने, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब ज़रूरत है लड़ाई के बाद एक नए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क की। एक नई चीज़ हमें चाहिए है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी होगी, और उसमें जो है पाकिस्तान को शामिल किया गया है। क्योंकि अगर आप MOU देखिए जो साइन हुआ था 17 जून को, जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, उन्होंने उसका नाम ही रखा है इस्लामाबाद MOU। तो उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो अभी क्या हुआ है कि ये 4 मुल्क थे, जब ये जंग चल रही थी मार्च के महीने में, बहुत दबा के चली है। ये 4 मुल्क हैं, पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया और इजिप्ट। ये इनफॉर्मली आपस में ये क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे। उसमें क्राइसिस मैनेजमेंट में क्या था कि जैसे रीजनल कंट्रीज़ को बताना कि भाई देखिए, आप जो है लड़ाई को बढ़ाइए मत, ये सब बातें कर रहे थे। अब वो चीज़ फॉर्मल हो गई है। इजिप्ट को छोड़ के बाकी जो 3 कंट्रीज़ हैं, जो कि टर्की हो गई, सऊदी हो गई और पाकिस्तान हो गई, और अब जो फॉर्मल एग्रीमेंट आया है, पाकिस्तान जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने 7 अगस्त को एक प्रेस नोट निकाला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये इसमें 2 खास बातें हैं। एक बात है कलेक्टिव सिक्योरिटी, जो मैंने आपको बताया कि जब अमेरिका की फ़ौज यहाँ से चली जाए और जाएगी वेस्ट एशिया से, तो उसके बाद क्या होगा कि सारी जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज़ हैं, और ज़्यादातर मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, शिया सुन्नी का कोई मतलब नहीं है, मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, ये आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी तय करेंगी। उसमें पाकिस्तान एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसकी ऑलरेडी डिफेंस कोऑपरेशन हो रखा है सऊदी के साथ, कुवैत ने रेटिफाई कर दिया है, और भी मुल्क करेंगे। तो आपस में बैठ के अपनी सिक्योरिटी, अपनी और प्रॉब्लम जो हैं उसको रिजॉल्व करें, इसे बोलते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी। दूसरी बात है कलेक्टिव डिटरेंस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बाहर की कंट्री है या वेस्ट एशिया में, इशारा है इजराइल की तरफ, अगर इजराइल जो अभी कह रहा है मैं लड़ाई बंद नहीं करूँगा, और उसकी ड्रीम आप जानते हैं ग्रेटर इजराइल बनाने की है, उसके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। अब वो दोनों आपस में कुछ करते भी रहते हैं, पर ओवरऑल जो है वो कह रहे हैं कि हमें खतरा है। अब ये इशारा साफ है कि अगर आप कुछ भी करेंगे एक 3 कंट्री में से, इजराइल कुछ भी करेगा, तो तीनों कंट्रीज उसके साथ खड़ी होंगी। तो ये 2 बातें हुई हैं इसमें जो खास बात है। जी।